एक मेंटल असाइलम, एक मिस्टीरियस पेशेंट और एक इंसान जो कि इस असाइलम के पेशेंट्स को इंस्पेक्ट करने आया है। तो क्या ये इंस्पेक्टर यहाँ के राज जान पाएगा और इन राज का उस मिस्टीरियस पेशेंट से क्या लेना देना है? वेल, आज की वीडियो में हम इसी कहानी को जानेंगे जो कि आतिरन फिल्म की है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम 1967 का सीन देखते हैं जहां किसी फैमिली के कुछ लोगों का कत्ल हुआ था। थोड़ी देर बाद मर्डर स्पॉट पे उसी फैमिली की एक मेंबर लक्ष्मी आती है, जिसे यहाँ एक मेंटली डिस्टर्ब्ड लड़की दिखती है जो कि धागे से खेल रही होती है। लक्ष्मी एक सूटकेस में कुछ बुक्स एंड एक पेपर रखकर उस सूटकेस को बंद कर देती है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर 5 साल आगे चला जाता है, जहां हम डॉक्टर कनन नायर को देखते हैं जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करने जा रहे होते हैं। ड्राइवर डॉक्टर नायर को रास्ते में छोड़कर चला जाता है क्योंकि इससे आगे का रास्ता खराब था और यहाँ ड्राइव नहीं किया जा सकता था। यहाँ डॉक्टर नायर को रास्ते में हॉस्पिटल में काम करने वाला एक आदमी मिलता है जिसका नाम अवरचन था और डॉक्टर नायर उसके साथ ही मेंटल हॉस्पिटल की तरफ चल देते हैं। अब बातचीत के दौरान नायर उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताते हैं कि मैं तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज से इस हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करने आया हूँ। अब ये बात सुनते ही अवरचन पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है और इसके बाद नायर को खुद ही हॉस्पिटल तक पहुंचना पड़ता है। हॉस्पिटल का दरवाजा रेणुका नाम की एक लेडी ओपन करती है जो कि यहाँ की केयर टेकर थी। डॉक्टर नायर रेणुका को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसके बाद यहाँ जीवा नाम का एक पेशेंट आकर रेणुका को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद नायर हॉस्पिटल के मेन डॉक्टर बेंजामिन से मिलते हैं और यहाँ डिस्कशन के दौरान बेंजामिन नायर को बताता है कि वो अपने पेशेंट्स को हिप्नोसिस के मेथड से कंट्रोल में रखता है और धीरे धीरे उनकी पास्ट की मेमोरीज को इरेज करता है ताकि वो अपने पेनफुल पास्ट को भूल सके। अब नायर हिप्नोसिस से बिलीव नहीं करता था, जिसपे बेंजामिन अपने पॉकेट से एक लॉकेट निकाल कर उसे हिप्नोटाइज कर देता है और थोड़ी देर बाद उसे होश में वापस लाता है। इसके बाद भी नायर बेंजामिन के मेथड से कुछ खास इम्प्रेस्ड नहीं था और वो बेंजामिन को बताता है कि उसे हर एक पेशेंट को एग्जामिन करना होगा, तभी वो अपनी रिपोर्ट पॉजिटिव लिख पाएगा। नायर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद बेंजामिन नायर के दिए हुए पेपर्स को आग में जला देता है। रेणुका नायर को पहले पेशेंट से इंट्रोड्यूस कराती है जो कि एक प्रोफेसर था। वो प्रोफेसर अपनी फैमिली को एक लेटर लिख रहा था और नायर को देखकर वो प्रोफेसर अजीब तरह से रिएक्ट करता है। इसके बाद नायर उससे पूछता है कि क्या आपको यहाँ किसी तरह की इशू है, जिसपे प्रोफेसर नायर से पूछता है कि क्या तुम शाउडेनफ्राइडे का मतलब जानते हो। वो कहता है कि डॉक्टर्स ने उसे यही प्रॉब्लम बताई है जिसकी वजह से वो यहाँ एडमिट है, लेकिन उसे इसका मतलब ही नहीं पता। नायर उसे कहता है कि जैसे ही मुझे इसका मतलब पता चलेगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। इसके बाद नायर और रेणुका बाहर आ जाते हैं, जहां नायर रेणुका से पूछता है कि तुमने उस प्रोफेसर के लेटर को क्यों फाड़ दिया। रेणुका बताती है कि उस प्रोफेसर की फैमिली बहुत पहले ही एक एक्सीडेंट में मर चुकी है और वो अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाया है और इसी वजह से शायद वो पागल हो चुका है। इसके बाद वो दोनों नेक्स्ट पेशेंट से मिलने जाते हैं जो कि हुसैन नाम का एक ओल्ड पेंटर था। हुसैन की पेंटिंग्स नायर का ध्यान खींच लेती है क्योंकि हुसैन की एक पेंटिंग में आज सुबह नायर जिस जंगल से आ रहा था उसका ही एक सीन था, एज इफ हुसैन ने उसे देखकर ये सीन बनाया हो। रेणुका नायर को बताती है कि हुसैन इस हॉस्पिटल में पिछले 4 साल से काम कर रहा है और हुसैन एक गिफ्टेड ह्यूमन है क्योंकि वो अपने पेंटिंग्स के जरिए लोगों का फ्यूचर ड्रॉ कर सकता है। दिस वाज स्ट्रेंज बट स्टिल ये दोनों नेक्स्ट पेशेंट से मिलने आगे बढ़ते हैं और रास्ते में नायर को किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। नायर रेणुका से पूछता है कि ये आवाज किसकी थी, जिस पर रेणुका उससे कहती है कि उसे कोई आवाज नहीं आई है और अगर नायर को आवाज आई भी है तो शायद वो किसी लड़की की नहीं बल्कि किसी जानवर का होगा, क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत पुराना है तो यहाँ आवाज एको करती रहती है। अब ऑब्वियसली नायर ने किसी लड़की की आवाज तो जरूर सुन रखी थी और ऐसे में मुझे कुकू एफएम पे मेरी मदद करो कहानी याद आती है, जहां एक लड़की मदद के लिए जंगल में लोगों को पुकार रही होती है और जो कोई भी उसकी मदद नहीं करता, यानी कि उसकी गुहार को इग्नोर करता है, उसके साथ बुरा होता है। देखो, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां अब 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज हैं और इसे आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। ये ऑडियो बुक्स रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल हैं क्योंकि कुकू एफएम एक मेड इन इंडिया ऐप है। अब कुकू एफएम को आप डिस्क्रिप्शन या पिन्ड कमेंट में दी गई लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि डाउनलोड करने के बाद आप मेरा कोड HAUNDT50 यानी कि HAUNT50 जरूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिल जाए। यानी वो 399 वाला सब्सक्रिप्शन है ना, वो मिल जाएगा आपको 199 रुपए में। यहाँ बस कैच ये है कि ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए अवेलेबल है, तो वेट क्या कर रहे हो। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, उस पर क्लिक करो, कुकू एफएम को डाउनलोड करो, मेरा कोड यूज करके 50% ऑफ पाओ। डाउनलोड कुकू एफएम नाउ। हैप्पी लिसनिंग।
कमिंग बैक टू स्टोरी, नायर बाकी के पेशेंट से मिलकर सबसे कंफर्म करता है कि वो लोग यहाँ ठीक तो है ना, जिसके बाद वो यहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी वो कमला नाम की एक पेशेंट के सर पे जख्म के निशान देखता है। उसे पता चलता है कि ये जख्म कमला के सर पे 6th पेशेंट की वजह से आई है। नायर फौरन बेंजामिन के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं 6th पेशेंट से मिलना चाहता हूँ। बेंजामिन नायर से कहता है कि वो कोई पेशेंट नहीं है, वो मेरी बेटी है और उसका नाम नित्या है, एंड क्योंकि वो काफी डेंजरस है इसलिए उसे एक स्पेशल सेल में रखा गया है। कोई भी नित्या के करीब जाने की कोशिश करता है तो वो एकदम से वायलेंट हो जाती है और उस इंसान पे अटैक कर देती है। ये सब जानने के बाद भी नायर उससे मिलने के लिए उसके सेल में जाता है और नित्या उसे देखकर अजीब सा बर्ताव करने लगती है, एज इफ वो पोजेस्ड हो। अगले ही क्षण में नित्या नायर के पास आती है और उसे एक ही चाटे में बेहोश कर देती है। अब जब नायर की आंख खुलती है तो वो अपने रूम में होता है। नायर को अपनी पॉकेट में एक फोटो का पीस मिलता है, लेकिन ये किसने रखा था ये उसे समझ नहीं आता। खैर, इसके बाद वो वहां की सिक्योरिटी से बचते बचते वहीं आता है जहां उसने वो आवाज सुनी थी। यहाँ उसे एक सीक्रेट गेट मिलता है जो कि लॉक्ड था। इसी गेट के पास दीवार पर उसे उस लॉक की मिलती है और वो गेट को ओपन करके अंदर चला जाता है। यहाँ उसे एक और जेल सेल दिखता है जहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। नायर वहां से वापस जाने लगता है कि तभी उसे एक लेडी की आवाज सुनाई देती है और देखने पे उसे वहां एक लेडी दिख भी जाती है। नायर उसके पास जाता है जहां वो लेडी उसे अपना नाम लक्ष्मी बताती है और उसे नित्या को अपने साथ यहां से ले जाने के लिए कहती है। वो लेडी नायर को बताती है कि नित्या को डॉक्टर बेंजामिन ने पागल बनाया है और उसे यहाँ बहुत टॉर्चर किया जाता है। इतना सुनने के बाद नायर सीधा डॉक्टर बेंजामिन के ऑफिस पहुंचता है और नित्या की फाइल ढूंढने लगता है। यहाँ नायर को नित्या की केस फाइल मिल जाती है जिसे लेकर वो अपने रूम में चला जाता है। अगली सुबह नायर को उस फाइल से पता चलता है कि नित्या पर बेंजामिन ने इलेक्ट्रिक शॉक्स का इस्तेमाल किया था और इसी तरह के कई टॉर्चरस मेथड्स का यूज किया है। नायर फिर से नित्या के सेल में जाता है जहां अगेन नित्या उस पर अटैक करती है, लेकिन इस बार नायर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे एक धागा देता है जिससे वो खेल सके। देन वो उसे सेल से बाहर निकाल लेता है। अब जैसे ही इसकी खबर बेंजामिन को होती है वो नित्या के पास आता है जहां नित्या बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। नायर कहता है कि नित्या को किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं बल्कि उसे प्यार की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में रेणुका बेंजामिन के पास आती है और कहती है कि उन्हें पता लगना चाहिए कि नायर का यहाँ आने का क्या मकसद है। अगर उसने नित्या को ठीक कर दिया तो वो लोग सब कुछ खो देंगे। और अब रेणुका यहाँ किस चीज के बारे में बात कर रही है उसके बारे में हमें एक फ्लैशबैक में पता चल जाता है। दरअसल 5 साल पहले लक्ष्मी नित्या को लेकर डॉक्टर बेंजामिन के पास यहाँ लाई थी। लक्ष्मी डॉक्टर बेंजामिन को बताती है कि नित्या उसके बड़े भाई जया नारायण वर्मा की बेटी है जो कि नड़क्कल कोविलकम स्टेट के ओनर हैं जिनके पास काफी प्रॉपर्टी है। लक्ष्मी डॉक्टर बेंजामिन को एक डायरी देती है जिसमें नित्या के बारे में सब कुछ लिखा था। साथ ही नित्या की सारी प्रॉपर्टी के पेपर भी उन्हें दे देती है, जिसके लालच में डॉक्टर बेंजामिन ने नित्या को पागल बनाकर उसकी सारी प्रॉपर्टी को ट्रीटमेंट के नाम पर हथियाना चाहा। और इसी के साथ सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है जहां बेंजामिन अपने टेबल के सीक्रेट ड्रॉअर में नित्या की फाइल ढूंढने लगते हैं जो कि वहां नहीं थी क्योंकि नायर ने उसे पहले ही यहां से निकाल लिया था। बेंजामिन समझ जाता है कि नायर ही नित्या की फाइल को लेकर गए, इसलिए वो अपने लोगों को उस केस फाइल को ढूंढने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम नायर को देखते हैं जो नित्या की डायरी को लेकर नदी किनारे खड़ा होता है और उसे पढ़ने लगता है। अब यहाँ से कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम नित्या की फैमिली के बारे में जान पाते हैं। दरअसल उसके फैमिली में उसके पिता जया नारायण के 2 भाई थे और साथ ही उनकी सिस्टर लक्ष्मी उनके साथ ही रहती थी। लक्ष्मी का एक बेटा था जिसका नाम विनय था। नित्या बचपन से ही इंट्रोवर्टेड लड़की थी जो कि किसी से बात नहीं करती थी और न ही अपने आसपास किसी को आने देती थी। लेकिन सिर्फ एक विनय ही ऐसा इंसान था जिसके साथ नित्या अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करती थी। नाउ नित्या और विनय की मेंटल कंडीशन की वजह से जया नारायण वर्मा के भाइयों ने उसको, नित्या, विनय और लक्ष्मी को घर से निकाल दिया। इसीलिए जया नारायण नित्या को लेकर अलग रहने लगे थे। जया नारायण को यह समझ में आ गया था कि ऑल्दो नित्या में ऑटिज्म के डिसऑर्डर हैं, येट वो काफी फोकस्ड और शार्प है, इसलिए उन्होंने नित्या को मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक दिन विलेज में एक फंक्शन हुआ जिसमें जया नारायण ने अपनी कलाड़ी पट्टू मास्टरी का प्रदर्शन किया। इसी बीच जया नारायण के भाई भीड़ में से आगे आकर उसे चैलेंज करते हैं कि वो अपनी बेटी नित्या को यहाँ कलाड़ी पट्टू के मूव्स दिखाने भेजे, क्योंकि सबके मना करने के बाद भी जया नारायण ने अपनी बेटी को मेंटल हॉस्पिटल नहीं भेजा था और उसे कलाड़ी पट्टू सिखाया। तो अब वो देखना चाहते थे कि वो क्या सीख पाई है। तभी नित्या वहां आती है और अपनी कला का प्रदर्शन करती है जो लोगों को बहुत पसंद आता है। लेकिन जया नारायण के भाई जानबूझकर नित्या को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं, जिसके बाद नित्या अपने मूव से फाइटर्स से भी जीत जाती है और जया नारायण शान से उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब आगे की स्टोरी पढ़ने से पहले नायर उस डायरी के साथ अचानक ही नदी में गिर जाता है और वहां के सिक्योरिटी गार्ड उसे पानी में डूबता देख उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डायरी वहीं पानी में गिर जाती है। नायर वहां से अपने रूम में जाता है जहां उसे नित्या मिलती है। नायर उससे पूछते हैं कि उस फंक्शन के बाद क्या हुआ था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती।
तभी वहां रेणुका आ जाती है और नर्स से नित्या को वहां से ले जाने के लिए कहती है। अब जैसे ही वो नर्स नित्या को वहां से ले जाती है तो रेणुका डोर क्लोज करके नायर को सेड्यूस करने लगती है और नायर से नित्या की केस फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करती है। लेकिन नायर उसे उसी वक्त रूम से जाने के लिए कहते हैं, जिस पर रेणुका को गुस्सा आता है और वो ये कहकर निकल जाती है कि यहाँ पहले भी कई लोग आए हैं, लेकिन यहाँ से वापस जाना इतना आसान नहीं है। रेणुका के जाने के बाद नायर नित्या की केस फाइल को अपने ब्रीफ केस में छुपाने की कोशिश करता है कि तभी लाइट चली जाती है और उसे बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है। नायर टॉर्च लेकर बाहर देखने जाता है, जहां उसके पीछे जंगली कुत्ते पड़ जाते हैं, जो कि बेंजामिन के कहने पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं उस पर छोड़े थे। उन कुत्तों से बचने के लिए नायर भागने लगता है और हॉस्पिटल के नेट के थ्रू हॉस्पिटल के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड तभी गोली चला देता है, जिससे नायर बेहोश होकर वहीं गिर जाता है और उसके पीछे पड़े कुत्ते उसे मरा हुआ समझकर यहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम हुसैन को देखते हैं, जो कि अपने रूम में इसी सीन की पेंटिंग पहले ही बना देता है। इसके बाद जैसे ही नायर को होश आता है तो हम उसे आवरचन के साथ देखते हैं, जहां आवरचन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे एक केस के लिए अपनी जान दांव पे लगानी नहीं चाहिए। उस इंसिडेंट से नायर समझ जाता है कि वो लोग उसे मारना चाहते हैं, इसलिए वो चाहता है कि नित्या को वहां से निकाल कर वो अपने साथ ले जाए। तो अगले दिन नायर फिर से नित्या से बात करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहां जीवन आता है और नायर को नित्या से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो नित्या को लाइक करता था और वो नहीं चाहता था कि कोई भी नित्या के करीब आए। रात को जब नायर और बेंजामिन साथ बैठे होते हैं तब बेंजामिन बताता है कि वो यहाँ से पहले एक आर्मी ऑफिसर था। जब 1962 में चाइना वार हुआ तब वो बिल्कुल मरने ही वाला था कि तभी उसे एक सोल्जर ने बचा लिया और वही सोल्जर इस समय उसका सिक्योरिटी गार्ड है। वो गार्ड वही करता है जो बेंजामिन उसे ऑर्डर देता है। इनफैक्ट वो किसी का कत्ल भी बेंजामिन के कहने पे कर सकता है। खैर अगले दिन नायर को अपने बेड के पास एक फोटो का टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि ये काम हुसैन का है, इसलिए वो हुसैन के पास आकर उस पर गुस्सा होता है, जिसपे हुसैन कुछ नहीं बोलता। तभी नायर एक पेंटिंग देखता है जिसमें उसके साथ नित्या भी खड़ी थी। सीन कट होता है और हम नित्या और नायर को एक दूसरे के साथ देखते हैं, जहां रेणुका आकर जबरदस्ती नित्या को उसके सेल में भेजने लगती है, लेकिन नायर उसे रोकने की कोशिश करता है और इतने में रेणुका को चाटा मार देता है, जिससे गुस्सा होकर वो बेंजामिन के पास जाती है और उससे नायर को यहाँ से निकालने के लिए कहती है। बेंजामिन स्माइल करते हुए श्योर कहता है, विच मेंट कि वो जल्द ही नायर को ठिकाने लगाने वाला था। खैर कुछ दिनों बाद नायर नित्या से उसके फादर के बारे में पूछने की कोशिश करता है, जिसमें नित्या को अपनी पुरानी मेमोरी वापस से याद आने लगती है, जो कि बेंजामिन ने हिप्नोसिस देकर इरेज करने की कोशिश की थी। नित्या के पास्ट में हम देखते हैं कि नित्या और विनय के बीच बचपन से ही काफी प्यार रहा था और ऐसे ही एक दिन नित्या अपने फादर के पास अपने पलक का बाल लेकर गई, क्योंकि उसके फादर ने उसे कहा था कि जब भी उसके पलक के बाल टूटते हैं तो वो उसको मुट्ठी में बंद करके उनके पास लेकर आए और उसके बाद वो जो भी विश मांगेगी उसकी विश पूरी हो जाएगी। लेकिन जब वो अपने फादर के पास जाती है तो देखती है कि उसके फादर अपने भाइयों के साथ कुछ प्रॉपर्टी को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, इसलिए उसके फादर नित्या को इग्नोर करके उसे डांट कर वापस अपने रूम में जाने को कहते हैं। नित्या वहीं चेयर पर बैठकर अपने फादर का इंतजार करने लगती है, लेकिन जया नारायण वर्मा के दोनों भाई मिलकर उनका कत्ल कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो दोनों भाई ऐसा इसीलिए किए क्योंकि उन्हें जया नारायण वर्मा की सारी प्रॉपर्टी हथियानी थी। ये देखकर नित्या को गुस्सा आता है और वो उन दोनों पे अटैक करती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हॉस्पिटल में आ जाता है, जहाँ नित्या इस इंसिडेंट को याद करके नायर को गले लगाकर रोने लगती है और ये सब वहीं दूर खड़ा जीवन देख लेता है। ना फाइनली नायर डॉक्टर बेंजामिन के पास जाकर बोलता है कि वो नित्या को अपने साथ लेकर जाएगा, कि तभी दूसरी तरफ से जीवन नित्या के गले पर नाइफ रखकर उसको जान से मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नित्या को बहुत ज्यादा प्यार करता था और किसी को उसके साथ नहीं देख सकता था। बेंजामिन उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी नित्या के गले पर नाइफ से निशान मारकर वहां से निकल जाता है। लेकिन बेंजामिन अपने सिक्योरिटी गार्ड से बोलकर जीवन को वहां से बाहर निकालने के लिए कहते हैं। इसके बाद नायर अपना बैग लेकर नित्या के रूम में उसे ले जाने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें नित्या वहां नहीं दिखती। उन्हें वहां एक और फोटो का टुकड़ा मिलता है, जो कि उसी फोटो का लास्ट पार्ट था जो उसे पहले मिला था। जैसे ही वो उन सभी टुकड़ों को जोड़ता है, वो एक कॉफिन बॉक्स की पिक्चर होती है जिसमें बेंजामिन अपने पेशेंट्स को टॉर्चर किया करता था। उसके बाद नायर सीधा उसी सीक्रेट सेल में जाता है, जहां लक्ष्मी नायर को हर्ट करने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि उसने पहले ही कहा था कि वो नित्या को यहाँ से लेकर चले जाए। इतना कहकर वो रोने लगती है, जिसके बाद नायर हॉस्पिटल से बाहर एक कार को जाता देखता है और उसके पीछे भागने लगता है। उसे लगता है कि उस कार में नित्या है, लेकिन उस कार में नित्या नहीं बल्कि जीवन था, जो कि उस समय बेहोशी की हालत में था। वहां से भागकर नायर वापस से हॉस्पिटल जाता है, जहां सभी पेशेंट्स नित्या को ढूंढने में नायर की हेल्प करने में लग जाते हैं। एंड फाइनली उन सभी पेशेंट्स की हेल्प के बाद नायर को नित्या एक चेयर से बंधी हुई मिलती है, जहां उसके दोनों हाथ एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। नायर नित्या को वहां से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से बेंजामिन नायर पर अटैक कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक इलेक्ट्रिक टेबल से बंधा हुआ पाता है। यहाँ बेंजामिन उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है, लेकिन तभी नित्या मार्शल आर्ट का यूज करके
कॉफिन से बाहर आती है और नायर को बचा लेती है। इसके बाद उन दोनों की बेंजामिन से काफी देर तक लड़ाई होती है, जहां फाइनली नायर बेंजामिन की नेक को क्रैक करके उसे बेहोश कर देता है और नित्या को लेकर यहाँ से चला जाता है। तो अगले दिन इस हॉस्पिटल में एक और आदमी आता है जो बेंजामिन को अपना नाम डॉक्टर नायर बताता है और कहता है कि वो तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज से है और उन्हें यहाँ इंस्पेक्शन करना है। ये सुनकर वहां के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये डॉक्टर नायर है तो फिर वो पिछले वाला कौन था जो नित्या को अपने साथ लेकर गया है। रेणुका डॉक्टर नायर को पिछले वाले डॉक्टर नायर का फोटो हुसैन के रूम में दिखाती है, जिसे देखकर डॉक्टर नायर बताते हैं कि ये उनका ही एक पेशेंट है जिसका नाम विनय है और वो नित्या का फियांसे था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल विनय को एक ऐसी बीमारी थी जिसमें वो चीजें हैलुसिनेट करता रहता था, यानी कि जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती उनकी इमेजिनेशन करता था। जैसे डॉक्टर नायर का पानी में गिरना, लक्ष्मी से बात करना, ये सब उसका हैलुसिनेशन था, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। डॉक्टर नायर बताते हैं कि लक्ष्मी कई साल पहले ही मर चुकी थी और विनय डॉक्टर नायर का ही एक पेशेंट था जो कुछ दिनों पहले डॉक्टर नायर के हॉस्पिटल से भाग गया था। तभी हम देखते हैं कि 5 साल पहले जब जया नारायण वर्मा का उसके भाइयों ने मर्डर किया था, तब वहां विनय आया था जिसने नित्या को जमीन पर बेहोश पाया, तो उसने गुस्से में आकर जया नारायण वर्मा के दोनों भाइयों को जान से मार दिया था। साथ ही उनमें से एक भाई की वाइफ को भी मार दिया था। यानी कि मूवी के शुरुआत में जो हमने कत्ल वाला सीन देखा था वो कत्ल विनय ने किए थे। इसके बाद मूवी के एंडिंग सीन में हम विनय और नित्या को एक साथ देखते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी की कहानी एंड आई नो एंड में काफी खतरनाक ट्विस्ट था, लेकिन डोंट वरी, मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। दरअसल विनय और नित्या को जय नारायण ने काफी हद तक ठीक कर दिया था, येट उनकी फैमिली और सोसाइटी ये मानने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद उन दोनों को ही अलग अलग मेंटल असाइलम्स में डाल दिया गया। विनय काफी हद तक नॉर्मल था, इनफैक्ट उसका इंटेलेक्ट काफी शार्प था। डॉक्टर नायर बताते हैं कि अपनी ट्रीटमेंट के दौरान विनय ऐसे एक्ट करता था जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल हो, विच मीन्स कि ऑल्दो वो नॉर्मल नहीं था, येट उसे ये पता था कि ऐसा एक्ट कैसे करते हैं कि वो नॉर्मल दिख सके। अपने असाइलम से भागने के बाद विनय ने प्लान बनाया कि वो नित्या को भी फ्री कराएगा और इसीलिए मूवी की स्टार्टिंग से ही विनय नित्या की तरफ इतना अट्रैक्टेड नजर आ रहा था। फाइनली अपनी प्लानिंग के अनुसार विनय नित्या को लेकर यहाँ से फरार हो जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जब से विनय यहाँ आया उसके बाद जो भी हुआ वो रियल था या उसका इमेजिनेशन, ये कहना क्लियर नहीं है। I mean, हम देख रहे थे कि बेंजामिन बहुत ही बुरा इंसान था, लेकिन क्या वो सच में बुरा इंसान था या विनय अपने दिमाग में उसको ऐसा पोर्ट्रे कर रहा था? असाइलम में कई लोग थे, क्या वो सच में थे या विनय अगेन उन सभी चीजों को सोच रहा था? देखा जाए तो टू सम पॉइंट ये मूवी हॉलीवुड मूवी शटर आइलैंड से काफी रिजेंबल करती है, जहां क्लियर ही नहीं हो पाता कि प्रोटैगनिस्ट के नजरिए से दिखाया गया स्टोरी कितना सच है और कितना झूठ। एक और थियोरी के अनुसार नित्या यहाँ सच में थी भी कि नहीं, ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जहां तक बात रही डॉक्टर नायर की, तो एक और थियोरी के हिसाब से वो इस हॉस्पिटल का नया पेशेंट था जो कि इसी तरह ये इंटायर स्टोरी इमेजिन करता है, जहां वो किसी भागे हुए पेशेंट को ढूंढ रहा है एंड ऑल। पर्सनली आई एम गोइंग टू स्टिक विद द फर्स्ट थियोरी, जहां विनय सबको ओवर स्मार्ट करके नित्या को अपने साथ भगाने आया था। बाकी इट्स कंप्लीटली ऑन यू कि आप इस मूवी के एंड को किस तरह से देखते हैं। यहाँ मैं आपकी थियरीज भी जानना चाहूंगा, साथ ही आप रीजनिंग भी दीजिएगा कि आप क्यों उस थियरी में बिलीव करते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे मूवी काफी पसंद आई, शटर आइलैंड से काफी रिजेंबल कर रही थी एंड मुझे काफी देखने में मजा आया। इस मूवी को आप YouTube पे भी देख सकते हैं बिकॉज अपेरेंटली इट्स अवेलेबल देयर। तो बस यही थी अथिरन मूवी की एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई पहले लिंक पे क्लिक करके कुकू FM को जरूर डाउनलोड कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड HAUNTT50 टू गेट 50% ऑफ ऑन ईयरली सब्सक्रिप्शन। अब अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।